नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना भारत, पाकिस्तान में मची खलबली, अब आतंक पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। अमित शाह ने की योगी मॉडल की तारीफ, विपक्षियों की जमकर लगाई क्लास, बोले भ्रष्टाचारियों के दिल में योगी जी का भय, खत्म हुआ भ्रष्टाचार। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को होगी सुनवाई, विपक्ष ने की जांच की मांग, सरकार ने जासूसी से किया इनकार। कोरोना के फिर बढ़ने लगी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 40,000 से ज्यादा केस, केरल मॉडल हुआ फेल। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एक्शन, मार गिराए 51 आतंकी, कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट दागने की खबर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत के लिए एक अच्छी खबर से। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान भारत के हाथों में आ गई है। भारत को पूरे साल सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करनी है। इस दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, वैश्विक शांति और आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करने वाला है। वहीं जब से भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने की बात पाकिस्तान को पता चली है, तभी से ही पड़ोसी मुल्क में खलबली मच गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत आतंक पर वार करने के साथ ही उसे वैश्विक मंच पर घेर सकता है। डॉक्टर साहब, भारत के हाथों में यूएन की सुरक्षा परिषद की कमान आई है, तो पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, पाकिस्तान की तो बात बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस सरकार को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हम लोग 7 बार सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में हम लोग उसमें हिस्सेदारी अपनी निभा चुके हैं। लेकिन जब इस बार हम लोग इसमें शामिल होते हैं तो सरकार की तरफ से जो लॉबिंग की गई, जिस तरीके से ये प्रयास किया गया, आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह की कोशिश नहीं की। ये उनका अंडर कॉन्फिडेंस कह लें, एक स्ट्रेटजी कह लें, या नकारापन भी कह सकते हैं कि कभी किसी ने इस चीज़ को के लिए कभी कोई ट्राई नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन मोदी सरकार आगे बढ़ चढ़कर वो इस काम को कर पाई है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से ये साबित कर दिया कि वो भारत को पूरे विश्व में फ्रंट लाइन नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं। अब इसको लेकर के जिस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं, रशिया की तरफ से कमेंट आया है, फ्रांस की तरफ से कमेंट आया है, और सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो प्लान हिंदुस्तान ने दिए हैं कि अगले 1 साल में किस तरीके से जो समुद्री जो सुरक्षा है उसके ऊपर, आतंकवाद के ऊपर जो भारत की जो प्लानिंग है वो काबिल तारीफ है। अब इसलिए पाकिस्तान तो दिन ब दिन घिरता चला ही जा रहा है। हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल, मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। यही फैसला होता है कि कौन किसके साथ, बड़ा मंच है ये, और ये इसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान के पास आई है। तो जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको मिर्ची लगनी तो लाजमी है, और ये इमरान खान को जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि मीडिया में पाकिस्तान में सिर्फ इसी बात पे ही चर्चा हो रही है कि जहां जहां पाकिस्तान को हर्ट किया जा सकता है वहां वहां हिंदुस्तान बहुत ही ताकतवर पोजीशन में है, जैसे एफएटीएफ, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये हिंदुस्तान, खैर पाकिस्तान के बारे में बात करके समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। आज हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व का मौका है कि हम वर्ल्ड के लेवल पे जाकर के इस तरह से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, भारत के लिए गर्व का मौका है, लेकिन पाकिस्तान, चीन और तालिबान के लिए चिंता का विषय है। राइट। अब बात शाह के मिशन यूपी की। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव का शंखनाद करते हुए लखनऊ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और मिर्जापुर को मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की सौगात दी। इस दौरान अमित शाह ने योगी मॉडल की जमकर तारीफ की और कहा कि देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है।
44 में 22 से ज्यादा योजनाओं में योगी सरकार सबसे आगे है। शाह ने लोगों को गुमराह करने वाले विपक्ष पर भी जोरदार प्रहार किया और कहा कि योगी के नेतृत्व में पुलिस ने उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफियाओं और गैंगस्टरों से 1584 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आज माफियाओं में डर का माहौल है। डॉक्टर साहब, योगी मॉडल की गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत तारीफ की है और कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, योगी मॉडल की तारीफ पूरे देश में हो रही है, यूएन में हो रही है। सबसे बड़ी बात, एक तो लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पे है। दूसरी बात, जिसे विपक्षी भी कह रहे हैं, कल शिवपाल यादव का एक बयान आया, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। ये समाजवादी पार्टी के साथ जो मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, योगी जी को चैलेंज करने वाले हैं, और उनके पास से, उनके मुंह से बोलते बोलते वो ये निकल गया कि योगी आदित्यनाथ बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वो कुछ अधिकारी हैं, वो गड़बड़ करते हैं, अदरवाइज योगी जी तो बड़े ईमानदार हैं। अब इस तरह का सर्टिफिकेट विरोधी दे रहा है, तो आपके पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, तो वो तो तारीफ करेंगे ही। और हर कोई जो यूपी आ रहा है वो नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहा है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, 15 दिन पहले मोदी जी थे बनारस में, आज अमित शाह जी आ गए, बीच में योगी जी कुछ न कुछ करते रहते हैं। मतलब ये कि जो मीडिया का जो पूरा स्पेस है, जो पॉलिटिक्स का जो पूरा डिस्कोर्स है, ये पूरा नैरेटिव है, वो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। विपक्षियों को इससे ज़्यादा कि उन्होंने क्या घोषणा की, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है, क्या नई योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि आपके पास तो मौका भी नहीं मिलेगा कि ये आप बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से योगी मॉडल पर तैयारी हो रही है और योगी जी काम कर रहे हैं, माफियाओं के साथ साथ विपक्ष में भी खलबली मची हुई है। अगली खबर पेगासस पर मचे बवाल पर। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार जासूसी कांड को भुनाने की कोशिश कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से राजनेताओं, एक्टिविस्ट और पत्रकारों की जासूसी की गई, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सरकार की रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, शशि कुमार और सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास ने दायर की है। डॉक्टर साहब, पेगासस का जो ये जासूसी मुद्दा चल रहा है, इस पर सरकार पहले ही इसे नकार चुकी है कि कोई जासूसी नहीं हुई है। इस पर सुनवाई भी 5 अगस्त को होने वाली है, फिर भी विपक्ष इतना रायता फैलाने में क्यों लगा है? देखिए, विपक्ष एन केन प्रकारेण ये साबित करना चाहता है कि घोटाला हो गया, इसमें जो है लोगों की जासूसी हो गई, घूसखोरी हो गई, पैसा गबन हो गया, मोदी बेईमान हैं, मोदी जासूसी कराते हैं, मोदी फासिस्ट हैं, मोदी एंटी डेमोक्रेटिक हैं, ये साबित करने में जुटे हुए हैं। अब राफेल का मसला देखिए, इसी तरह से बवाल मचा, सवाल पूछना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, कामकाज को ठप कर देना, यही लोग हैं ये एन राम। ये हिंदू अखबार का एडिटर इन चीफ है, लेकिन ये फ्रॉड में से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड भी है। ये अपने अखबार में जो दस्तावेज होते हैं उसे नीचे से काट के, साइड से काट के, चॉप करके वो राफेल के ऊपर इसने जो है एक स्टोरी कर दी थी। राफेल में क्या हुआ? राफेल में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि इसमें कोई घोटाला नहीं है। राफेल में तो फिर भी इन लोगों ने कुछ चोरी से, झूठ ही सही, अफवाह ही सही, कुछ इटली में, कुछ अलग अलग जगहों पे, फ्रांस में, वहाँ के पत्रकारों की रिपोर्ट, वहाँ से कुछ आपने इकट्ठा करके एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भाई उसमें गड़बड़ हुआ है जी। आपके पास एक लॉजिक ये सब भी था कि हम जो कर रहे थे वो सस्ता था, ये महंगा है, कहने के लिए कुछ था। ये तो हवाई माने फायर हो रहा है। ये पेगासस मामला में इनके पास न सबूत है, न जानकारी है, न कोई दस्तावेज है, और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर पेगासस घुसा हुआ है, तो इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनको मालूम है कि भाई पेगासस घुसा हुआ है, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते?
ये तमाम 30-35 लोगों की जो लिस्ट जो आई है, इनको तो इमीडिएटली अपने फोन को पुलिस को दे देना चाहिए कि देखिए मेरे में पेगासस घुसा हुआ है, अब इसकी फोरेंसिक जांच कराइए और क्यों घुसा हुआ है, कैसे घुसा हुआ है, जो हमारे प्राइवेसी का हनन जिस शख्स ने किया या जिस एजेंसी ने किया या सरकार ने किया, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराइए। तो ये सब तो कुछ नहीं है, ये आधारहीन बातें हैं। इसका जो सुप्रीम कोर्ट में ये पहले हियरिंग में ही इसे उठा करके फेंक दिया जाएगा और रीज़न यही होगा कि सरकार से पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि भाई क्या आपका पेगासस के साथ कोई रिश्ता है। सरकार जो है एफिडेविट दे देगी कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मामला खत्म, डस्टबिन में चला जाएगा ये मसला। लेकिन दिक्कत क्या है, जो करोड़ों रुपए जो बर्बाद हो गए पेगासस के नाम पे, कि जिस तरीके से पार्लियामेंट को काम नहीं करने दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एनराम लेंगे, ये शशि कुमार लेंगे, ये सीपीएम वाले लेंगे? ये सब तो देश के गद्दार लोग हैं, ये चाहते नहीं कि देश जो है विकास कर सके। जी डॉक्टर साहब, ये विपक्षी पार्टियां मिलकर बस केंद्र मोदी सरकार को घेरने में लगी रहती है। अगली खबर कोरोना संकट पर। देश पर फिर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। एक दिन में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा बुरा हाल केरल का हो रहा है, यानी कोरोना के आगे केरल मॉडल फेल हो गया और यहां एक दिन में 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, यानी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। अब इस लापरवाही लोगों को कितनी भारी पड़ेगी? अब देखिए कहां गए वो जज। मैं बार बार इस सवाल को उठा रहा था कि जिन्होंने सुमोटो ये कांवड़ यात्रा के ऊपर पाबंदी लगा दी, कोई कोर्ट नहीं गया। जज साहब ने खुद ब खुद अपने मन से उस केस को उठा लिया और यूपी सरकार और केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार, उनसे सवाल जवाब किया जाने का, भाई इसको बंद कीजिए। तो कांवड़ यात्रा नहीं हुई। और उधर ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये एनराम और इस तरह के दलाल किस्म के जो लोग हैं, वो पिछले 3-4 महीना से एक नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं। हकीकत क्या है इसको समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में कोरोना के प्रति जो लड़ाई लड़ी गई, उनके खिलाफ जो उपचार और उसके खिलाफ जो बाकायदा जो तैयारी की गई है और जिस तरह से वो पूरा ऑपरेट हुआ, उससे इन लोगों को मिर्ची लग गई। और ये लोग बहुत दिनों से एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि केरल मॉडल जो है बिल्कुल सफल मॉडल है। कोरोना पे किस तरीके से वहाँ पे कंट्रोल किया गया, वो पूरी दुनिया को उससे उसका अनुकरण करना चाहिए। ये तमाम तरह के आपको बहुत सारे टायर्ड, रिटायर्ड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड पत्रकार और इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको हर जगह, जो इस बात को कहेंगे कि भाई केरल मॉडल जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ। फिर गलती क्या हुई? अभी बकरीद था, 3 दिन के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया इन लोगों ने जी। वहां की सरकार ने बाजार खोल दिए, सब कुछ कर दिया, सब कुछ, कोई नॉर्मल नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट सोता रहा और उसका नतीजा यह है कि आपने बकरीद के दौरान जिस तरह से आपने माने ढील बरती, आज 20,000 पूरे देश भर में 40,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आधा छोटे से राज्य केरल से आ रहा है। ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन तमाम पत्रकारों को, एनालिस्ट को, वो अखबार वालों को जो केरला मॉडल की आरती उतार रहे थे। और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए उस जज को जिन्होंने सुमोटो कांवड़ को तो रोक दिया, लेकिन बकरीद की छुट्टी या बकरीद के लिए जो है आपने खुला खेल करने दिया। ये हिंदुस्तान की हालत है। जी डॉक्टर साहब, अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब खबर है कि हवाई हमले में तालिबान के 51 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, जिनमें आतंकियों के 2 कमांडर भी शामिल थे। अफगानिस्तान के इस एक्शन से तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी तिलमिला उठा है। वहीं कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट दागने की खबर भी सामने आई है। इस हमले के बाद कंधार एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान सतर्क हो गया है। डॉक्टर साहब, तालिबान के कई आतंकियों का सफाया होना शुरू हो गया है। ये तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग, आप मीडिया में जाएंगे, आप देखेंगे तालिबान आ रहा है, तालिबान आ रहा है, 80% ज़मीन जो है वो अफगानिस्तान का तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह की तमाम चीज़ें राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये पुराना तालिबान नहीं है
और ये पुराना अफगानिस्तान भी नहीं है। ये नजीबुल्लाह की सरकार नहीं है यहाँ पे, और ना ही उस तरह का परिदृश्य है आज की दुनिया में। दिक्कत क्या है, ये जो अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके पास एयरफोर्स है, नजीबुल्लाह के पास नहीं था इस तरह से रिटेलिएट करने के लिए। उनके पास सैनिक तो थे लेकिन उनके पास असला नहीं था। हिंदुस्तान से वो मदद मांगने के लिए वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेकुलरिज्म के चक्कर में, मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदुस्तान की सरकार ने नजीबुल्लाह को की मदद नहीं की। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो बढ़ चढ़ करके आगे चल के वो मदद करने के लिए तैयार है। अब तालिबान की क्या स्थिति है? तालिबान की स्थिति ये है कि तालिबान के पास ना तो अब हथियार उस तरह के हैं और ना ही उनकी संख्या उस तरीके से है, और जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक करके मारा गया है, इससे तालिबान के लड़ाकों के अंदर खौफ पैदा हो गया होगा। क्योंकि आप अमेरिकन जो ऑनस्लॉट है, अमेरिकन आर्मी के खिलाफ जो आप लड़ रहे थे, तो आप चूहों की तरह जो पहाड़ों के खोह के अंदर तो आप घुस जाते थे, लेकिन जब आपको कैप्चर करना होगा कंधार को, काबुल को, तब तो आपको सड़क के बीच सामने आना पड़ेगा, तब तो सीधी लड़ाई होगी। और इसलिए पाकिस्तान तो लगातार मदद कर ही रहा है। जो एयरफोर्स का जो यूज़ हुआ है, ये पाकिस्तान इस बात के लिए मजबूर हो जाएगा कि वो भी तालिबान के साथ अफगानिस्तान के एयरफोर्स के साथ लड़ाई लड़े। अदरवाइज इस तालिबान का खात्मा अफगानिस्तान की जनता खुद कर देगी। और इसलिए आप देखिए कि किस तरह से पूरी चीज़ें बदल रही हैं। तालिबान का डेलीगेशन चीन जाकर के बातचीत कर रहा है। माने आतंकियों को आप लेजिटिमाइज करने की रणनीति पे आप काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया सतर्क है। पूरी दुनिया नहीं चाहती कि अफगानिस्तान को एक टेररिज्म का हब बनाया जा सके। और ये जो गतिविधियां हो रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है, इसमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि अफगानिस्तान की सरकार डटकर इस तालिबान, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुकाबला करे और एक एक करके चुन चुन करके इन लोगों का सफाया हो। तो डॉक्टर साहब, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों मिलकर पाकिस्तान, तालिबान, चीन, इन सबको सबक सिखाने में जुटे हुए। राइट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।